Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishwata. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो गाइज आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग की क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है जिसके अंदर हम रोल्स को डिफाइन कर देते हैं ताकि हम जो स्किल्ड पीपल है और हम उनकी स्किल्ड पीपल को हम उनका रोल दे देते हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है जैसे कि उसको क्या रोल देना है, जैसे कि मैनेजर को रोल देना है, सुपीरियर को देना है, क्या रोल देना है सबऑर्डिनेट को, वो हम डिसाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे वर्क को प्री डिटरमाइंड प्लान्स के बाद। ठीक है, पहले हमने प्लान डिसाइड करा, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कि अलग अलग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे वर्क को। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, वर्क को हम स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देंगे, सिमिलर रिलेटेड जॉब्स को एक साथ रख देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, मतलब कि हम हर एक इंडिविजुअल्स को उसकी ड्यूटी को असाइन कर देंगे और उसको एलोकेट कर देंगे वर्क एम्प्लॉयज़ को। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या है कि हम एस्टैब्लिशिंग कर देंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जैसे कि सुपीरियर को क्या काम देना है, सबऑर्डिनेट को क्या काम देना है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या काम दे सकता है, एंड जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर का ऑर्डर कैसे मान सकता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग हमारे लिए ज़रूरत क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो बेनिफिट करता है स्पेशलाइजेशन को, क्योंकि हम सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स को करते हैं ना अमंग्स वर्कफोर्स में, तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो रिड्यूस करता है वर्कलोड और इन्हांस करता है प्रोडक्टिविटी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हमें पता है कि किसका जॉब कहाँ पे है, क्या जॉब है, किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो क्लैरिटी आ जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग ढंग से करेंगे तो जो हमारा रिसोर्स है वो पूरी यूटिलाइजेशन की रिसोर्सेज यूज़ हो जाएंगे, मतलब वर्क का डुप्लीफिकेशन नहीं होगा, डुप्लीफिकेशन एंड मिनिमल वेस्टेज हो जाएगा रिसोर्सेज का, मतलब रिसोर्स का बहुत कम वेस्टेज होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम क्लियर डिस्क्रिप्शन दे देंगे जॉब्स और रिलेटेड ड्यूटीज़ को, जिससे हम कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड कर सकें। अडेप्टेशन टू चेंज, अडेप्टेशन टू चेंज मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हम उसको एकोमोडेट कर सकते हैं चेंज को बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंज के साथ। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में क्या होता है कि हम जो पर्सनल है यानी स्टाफ है उसको एनकरेज करें, उसको इनिशिएटिव दें कि वो थिंक कर सके ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के, मतलब अलग से हम उसको मतलब देख सकें, इनिशिएटिव दे सकें कि हाँ भाई वो भी अपना डिसीजन मेकिंग हमें बता सके, वो भी अपना आइडिया हमें शेयर कर सके। जो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर देंगे तो वो एक्सपेंशन और ग्रोथ में हमें हेल्प करेगी। ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइज, मतलब हमें ये हेल्प करेगी कि हम अलग अलग अपनी ब्रांच खोल पाएँ। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा आता है कि ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिस्ट फंक्शंस, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, रिसर्च डेवलपमेंट, परचेजिंग का, ये सब का अलग डिपार्टमेंट होता है। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो लीड करते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, और ये प्रमोट करता है एफिशिएंसी को, प्रमोट करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को, ये हेल्प करता है कि वो इंक्रीज़ करें मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, ये रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो, ये इंश्योर करता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हुए। अब इससे क्या क्या डिसएडवांटेज है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे जो हम करते हैं एक प्रोडक्ट का अलग अलग फंक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सपोज़ करो हमको एक मेकअप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमारा एक मेकअप प्रोडक्ट है, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये जो है ये हमको मोर इंपॉर्टेंस देता है ऑब्जेक्टिव, मतलब ये लैक करता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन कमी होगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये लीड करता है इनफ्लेक्सिबिलिटी में। और जबकि अगर हम इसके सूटेबिलिटी की बात करें उनके लिए है जिसमें डाइवर्स प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्ट वन लाइन प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते। अब हम बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर में। डिविजनल मतलब अलग अलग डिवीजन्स किए जाते हैं, जैसे कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, इसके लिए जैसे गारमेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स अलग है, मार्केटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट अलग है, परचेसिंग अलग है, कॉस्मेटिक के लिए फिर से हम अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गई, बहुत ज़्यादा डिविजनल हो गई। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्रिएट करता है, ये फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर बेसिस कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रिजल्ट आएगा उस हर एक हमने जो डिवीजन क्रिएट किया है डिपार्टमेंट के बेसिस पे, ये फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन और ग्रोथ। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगी, ये इंक्रीज़ कर देगा कॉस्ट,
ठीक है। मैनेजर्स जो है, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिसीजन। तो ये बिग डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी। ये किस लिए सूटेबल है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के लिए। मतलब ग्रोइंग कंपनीज़ को सारी चाहिए ना, अलग अलग प्रोडक्ट वो करती है, तो इसलिए सारी हमारी कंपनीज़ उन सूटेबल है उनके लिए, जिसको मतलब फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हैं प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ये किस लिए फॉर्म होता है? फंक्शन की बेसिस पे परफॉर्म होता है, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। ये डिफ़िकल्ट टू फिक्स होता है डिपार्टमेंट में, ईजी टू फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डिफ़िकल्ट है, और ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब इसमें कॉस्टली होता है, और ये जो है लेस कॉस्टली होता है। ये मतलब आप ये मान सकते हैं इकोनॉमिकल है, लेस इकोनॉमिकल है। जो फंक्शंस है मैंने वही बताया ना आपको, ये इकोनॉमिकल और ये कॉस्टली है, वही रिपीट हो गया। जो डिफ़िकल्टी है वो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में है। मतलब ये क्या करता है? डिफ़िकल्ट है कि हम मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में करें जैसे, और ये ईजी क्योंकि जो सारे फंक्शंस है वो इंटर रिलेटेड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता ही है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना होता है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये डिफाइन करता है लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब होता है कि हम अचीव करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक प्लान्स के साथ। ये एक इम्पर्सनल है, और ये कंसिडर नहीं करता इमोशनल एस्पेक्ट। ये डिज़ाइन होता है टॉप मैनेजमेंट का। ये क्रिएट होता है कि ये मोटिवेट करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। एडवांटेज क्या है कि हम इसको ईजियर टू फिक्स है, बहुत ज़्यादा आसान है इसको फिक्स करना। ये अवॉइड करता है डुप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देख रहे हो आप, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि डुप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है सब में आ रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है, ठीक है। ये इफेक्ट करता है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। ये हम किसका पढ़ रहे हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ये लीड करता है प्रोसीजरल डिलेज में, ठीक है। ये रिजिड पॉलिसीज़ है इसकी बहुत ज़्यादा। ये एम्फोसाइज करता है स्ट्रक्चर और वर्क, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि जब हम मतलब फॉर्मल के अंदर से ही निकला है। ये जो आप ये मान सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा बेबी है, ठीक है। नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का अमंग एम्प्लॉयज़ का। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? ये ओरिजिनेट करता है पर्सनल इंटरेक्शन से। इसके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व करते हैं ग्रुप नॉर्म से। इसके अंदर कोई भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता फिक्स्ड। ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है, मैनेजमेंट ने क्रिएट नहीं किया होता। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा र्यूमर्स होती है। इसमें क्या होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन होती है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाती है, मतलब कि हम अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। ये प्रोवाइड करता है क्विक सोल्यूशन, और जबकि ये रेजिस्ट करता है चेंज को, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हम अडॉप्ट करें ओल्ड टेक्निक्स। जो मेंबर्स है इसमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ग्रुप इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ओवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं इसका। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, और इनफॉर्मल क्या है? फ्लेक्सिबल है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ अथॉरिटी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और इनफॉर्मल क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि रूल्स और पॉलिसीज़ होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें सोशल इंटरेक्शन होती है। ये होती है अराइज बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। ये किस लिए बनती है? कि मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग पोजीशन होती है मैनेजमेंट की कोई भी पर्सन में, ठीक है। ये अराइज होती है पर्सनल क्वालिटी से। इसमें जो वॉल्यूशन है, अगर कुछ होगा मतलब कि हमने उनके रूल्स तोड़ दिए तो पेनाल्टीज़ और पनिशमेंट लगेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगी। कम्युनिकेशन यहाँ पे स्केलर चेंज से होती है, यहाँ पे कोई भी प्लान रूट नहीं हो सकता, हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इसमें हम अचीव करते हैं प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें हम अपनी खुद की मतलब कॉमन इंटरेस्ट, मतलब सोशल और कल्चरल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी टॉप से बॉटम में जाती है, इसमें वर्टिकली भी जा सकती है और हॉरिजॉन्टली भी जा सकती है। इसमें मैनेजर्स लीडर्स हैं, यहाँ पे लीडर्स कोई भी नहीं है, मतलब हम ग्रुप चूज़ करते हैं कि हाँ भाई ये इस चीज़ के लिए कैपेबल है तो उसको ग्रुप का लीडर बना दो। अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन एक अथॉरिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं? अथॉरिटी देते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि वो मतलब उनकी कि वो ऑपरेट कर ले कुछ लिमिट्स के अंदर। मतलब मैं आपको वापस समझाती हूँ। जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। मतलब डेलीगेशन क्या है? जब हम अथॉरिटी देते हैं किसी को भी, सबऑर्डिनेट को भी, कि वो ऑपरेट करे इसी लिमिट के अंदर, कि मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट का। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी तो हमें पता है कि हमने उसको दे रखा है कि वो राइट करे, उसको राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम जो भी ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ उसके ऊपर ही लगाए क्योंकि हमने उसको ड्यूटी असाइन करी है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि सिर्फ वही पर्सन अकाउंटेबल है फाइनल आउटकम के लिए। अब हम डिफरेंस देखते हैं सब में।
अथॉरिटी क्या होता है कि राइट टू कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल। ठीक है, ये राइज करता है फॉर्मल पोजीशन से, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी से, और ये राइज करता है फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसको पावर जो है शिफ्ट हो सकती है, मतलब इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम नहीं कर सकते और अकाउंटेबिलिटी को भी नहीं कर सकते। फ्लो क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स, ये अपवर्ड फ्लो होता है, ये भी अपवर्ड फ्लो होता है। इंपॉर्टेंस देखते हैं डेलीगेशन का, ये रिड्यूस करता है एग्जीक्यूटिव वर्कलोड, मतलब वर्कलोड को कम करता है। अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपनी सबऑर्डिनेट में तो उससे हमारा रिडक्शन होगा कोई भी लोड का। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी कि हाँ भाई इसको अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ भाई मेरे जो सुपीरियर है उसने मेरे को अथॉरिटी दी है तो मेरे को काम अच्छे से करना है। कोई को बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, हाई मोराल होगा कि मतलब उसको उनको अच्छा फील करेगा, वो डिस्प्ले करेगा उनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी जो सबऑर्डिनेट की है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जब हम पावर लोएस्ट लेवल में हम उसको डेलीगेट कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बच्चे जैसे कंफ्यूज होता है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का मतलब। डेलीगेशन का मतलब जब हम पावर देते हैं मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम जो पावर है लोएस्ट लेवल तक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये डेवलप करता है इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, ये डेवलप करता है मैनेजरियल टैलेंट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिलीव करता है टॉप मैनेजमेंट को, फैसिलिटेट करता है ग्रोथ और बेटर कंट्रोल। डिफरेंस देखते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है। जो डेलीगेशन है वो फ्री होता है, उसके अंदर लेस फ्रीडम होती है, और इसमें क्या होता है लेस कंट्रोल होता है। जो डेलीगेशन है वो एक प्रोसेस होता है कि हम शेयर करें टास्क, ये एक रिजल्ट होता है पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट का। इसके अंदर नैरो स्कोप है, इसके अंदर वाइडर स्कोप है, क्योंकि हम इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट में देखते हैं, इसमें हम क्या देते हैं लोएस्ट लेवल तक दे देते हैं पावर। वही हमने पढ़ा नैरो है क्योंकि हम इमीडिएट दे देते हैं सबऑर्डिनेट में, और इसमें हम इंक्रीज़ करते हैं रोल सबऑर्डिनेट का और उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं, मतलब ज़्यादा उनको छूट दे देते हैं। तो ये पूरा था हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, इसमें मैंने आपको सब कुछ कवर करवा दिया। एंड ये हमारा 12 मिनट्स में हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। बाय।